कक्षा 10 हिंदी के अंतर्गत बच्चों आज हम लोग रीतकाल के महाकवि की संज्ञा से विभूषित बिहारी लाल जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालेंगे। इसके बाद हम लोग फिर उनकी रचनाओं का आस्वादन करेंगे। तो इसके पहले कि हम लोग बिहारी लाल के विषय में कुछ जानें, कुछ समझें, सबसे पहले पंडित पद्म सिंह शर्मा की एक टिप्पणी है बिहारी के ऊपर, मैं उसे बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए। पंडित पद्म सिंह शर्मा ने कहा था कि बिहारी के दोहों का अर्थ गंगा की उस जलधारा के समान है जो शिव की जटा में समा तो गई लेकिन पृथ्वी पर आते हुए वो असीमित हो गई और पृथ्वी पर चारों तरफ फैल गई। उन्होंने ये कहा कि बिहारी के दोहे रस के सागर हैं, कल्पना के इंद्रधनुष हैं, भाषा के मेघ हैं। उनके सौंदर्य के मादक चित्र दिखाई पड़ते हैं और अगर सूर हैं, तुलसी शशि हैं, तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ हैं जिनके आते ही सबकी ज्योति मंद पड़ जाती है। बच्चों, ये मैंने पंडित पद्म सिंह शर्मा की समालोचना है बिहारी के विषय में। मैंने आपको जीवन परिचय बताने के पहले ही बता दिया। इस समालोचना से आपका एक अंदाज लग गया होगा, आंकड़ा लग गया होगा कि बिहारी हैं क्या। आइए सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं महाकवि बिहारी के जीवन के विषय में कुछ तथ्य ढूंढने के लिए, खोजने के लिए कि आखिरकार रीतकाल का ये महाकवि जिसका सौंदर्य वर्णन हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि के रूप में माना जाता है, आखिरकार ये कहाँ का रहने वाला था ये कवि। बच्चों, बिहारी के जन्म काल के विषय में मतभेद तो है ही, और आप ये जानते हैं कि हमारे पुराने जितने भी कवि हुए हैं उनके जन्म स्थान और जन्म काल के विषय में मतभेद बना ही रहा है। विद्वानों का एक वर्ग बिहारी के जन्म काल के लिए बताता है कि सन 1595 ईस्वी में बिहारी का जन्म हुआ। वहीं इसका खंडन करते हुए समालोचकों का दूसरा वर्ग कहता है कि बिहारी का जन्म सन 1603 ईस्वी में हुआ। खैर, 1595, 1603 दोनों जन्म काल के विषय में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। हम दोनों ही बात मान रहे हैं, दोनों लोग अपना अपना तर्क दे रहे हैं। तो आप 1595 भी लिख सकते हैं और 1603 भी लिख सकते हैं। बच्चों, इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक बसुआ गोविंदपुर नामक गांव है, वहां पर इनका हुआ था। जाति के ये ब्राह्मण थे और ब्राह्मण में ये चौबे ब्राह्मण थे। और बताते हैं कि इनके पिता बचपन में ही ग्वालियर से आकर के ओरछा में रहने लगे थे। ओरछा बुंदेलखंड में पड़ता है ओरछा, और बिहारी का बचपन जो है वो ओरछा में भी था। इसके बाद ओरछा में ही रह करके बिहारी ने काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ पंडित आचार्य केशव दास से इन्होंने काव्य शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की, और आचार्य केशव ने इनको काव्य शास्त्र में इतना पारंगत बना दिया कि बिहारी की सत्सई में आज जितने भी आज काव्यांग होते हैं उनका पूरा पूरा सम्यक निरूपण इनके बिहारी सत्सई में देखने को मिलता है। ये इनके गुरु आचार्य केशव दास की देन है। बच्चों, इसके बाद बताते हैं कि बिहारी की ससुराल मथुरा में थी और इनका युवा अवस्था, ओरछा के बाद ये फिर चले गए युवा अवस्था शादी होने के बाद अपनी ससुराल मथुरा में, और बताते हैं कि ये मथुरा में ही ससुराल में रहा करते थे। अब ससुराल में रहने वाला व्यक्ति की एक परंपरा चली आ रही है, आज भी है, एक मान्यता है, मान्यता नहीं बल्कि तथ्य है कि जो व्यक्ति ससुराल में रहने लगता है उसका सम्मान घट जाता है, उसका सम्मान फिर वहाँ नहीं होता है। तो
वही हाल बिहारी के साथ हुआ। ससुराल में बहुत दिन तक रहने के बाद इनको वहाँ सम्मान, यथोचित सम्मान न मिलने लगा, तो बिहारी का वहाँ से मन ऊब गया। ये अपने ससुराल से चले आए। इसके बाद ये भी बताया जाता है कि वृंदावन में आगमन हुआ था शाहजहाँ का। तत्कालीन शासक शाहजहाँ थे उस समय। शाहजहाँ का आगमन हुआ था, तो वहीं पर वृंदावन में बाबा नरहरि दास ने बिहारी का परिचय करवाया था सम्राट शाहजहाँ से। शाहजहाँ इनकी काव्य प्रतिभा से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इनको आगरा आने के लिए निमंत्रण दे दिया कि आप आगरा आइए। खैर, बिहारी गए कुछ दिन के लिए वहाँ भी। इसके बाद बताते हैं कि राजस्थान में जयपुर है। जयपुर के राजा महाराज जय सिंह थे। महाराज जय सिंह ने जब बिहारी की कीर्ति की पताका को लहराते हुए देखा, तो इन्होंने आमंत्रित किया। बिहारी महाराज जय सिंह के दरबार में गए और राजा जय सिंह इनसे इतना प्रभावित हुए, बताते हैं कि बिहारी रोज सुबह एक दोहा बना करके ले जाते थे और राजा जय सिंह को सुनाया करते थे। राजा जय सिंह प्रसन्न होकर के बिहारी को उस एक दोहे पर 1 स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार दिया करते थे। तो एक प्रसंग है इसी से संबंधित कि राजा जय सिंह उस समय एक नौढ़ा पत्नी लेकर आए हुए थे। नई शादी उनकी की, राजाओं की तमाम पत्नियां हुआ करती थी, तो एक नई पत्नी आई थी, राजा लेकर आए थे। तो उसके श्रृंगार और प्रेम में राजा जयसिंह इतना डूब गए थे कि वो रनिवास में ही रहने लगे और अपने दरबार में आकर के अपने प्रजा का दुख दर्द को देखने की उनको समय ही नहीं मिलती थी। यहाँ त्राही त्राही मच गई पूरे राज्य में राजा के दरबार में न आने से। अब किसकी इतनी जरूरत थी कि जो राजा को वहां पर जाकर बुलाए। बिहारी इनके दरबार में रहने वाले कवि थे। बिहारी ने एक दोहा लिखा और दोहा लिख करके उसको राजा के पास भिजवा दिया रनिवास में, अंतःपुर में, जहाँ सब रानियां रहा करती हैं। राजा जय सिंह पड़े हुए थे, भोग विलास कर रहे थे। ज्यों ही उन्होंने बिहारी के उस दोहे को पढ़ा, राजा की आंखें खुल गईं। राजा के ज्ञान के कपाट जो बंद हो गए थे वो सब खुल गए और राजा ने रनिवास को छोड़ करके तत्काल आकर के दरबार में अपने प्रजा के कष्ट को फिर सुनने का काम शुरू कर दिया। और वो दोहा कौन सा था? बड़ा मशहूर दोहा है, बिहारी सतसई के बिहारी द्वारा लिखा गया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सी जो विधो आगे कौन हवाल। राजा के लिए डायरेक्ट नहीं था, अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग कर दिया बिहारी ने इसमें। एक भौरा और एक फूल के माध्यम से राजा को सचेष्ट कर दिया। राजा तुरंत समझ गए और आकर के अपना राजकाज देखने लगे। तो बच्चों, ये कवि हैं, ये केवल कवि ही नहीं हुआ करते थे। ये लोग अपने आश्रयदाता राजा को सन्मार्ग पर ले जाने के लिए भी कभी कभी कविता रचा करते थे और वो कविताएं इनके जीवन के लिए प्रेरक बन जाया करती थी और उन्हीं से उनके जीवन को एक दिशा मिला करती थी। तो ये इनका एक छोटा सा जीवन परिचय है। बताते हैं कि इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई। और अगर आप जन्म और मृत्यु के बीच का समय निकाल लें तो बहुत लंबा कालखंड नहीं रहा इनका। ये 63 है और ये 1603 है या 1595 आप दे लीजिए, तो 60 साल के लगभग इनका जीवन काल रहा। वैसे बिहारी ने बहुत अधिक ग्रंथों की रचना नहीं की, मात्र एक ग्रंथ की रचना की है और उसका नाम है बिहारी सतसई। नाम फिर से एक बार सुन लीजिए, इनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है बिहारी सतसई और उसमें 719 दोहे कुल हैं बिहारी के द्वारा रचे गए। कहीं कहीं पर विद्वानों के द्वारा 723 दोहे भी बताए जाते हैं, लेकिन प्रामाणिकता ज्यादातर 719 दोहों की है। मात्र 719 दोहों से पूरित ग्रंथ जो है वो बिहारी सतसई का रूप लिया और बिहारी को काव्य जगत में जो उनकी धवल कीर्ति की जो पताका फहरी, उसका एकमात्र श्रेय था उनकी रचना बिहारी सतसई। बच्चों, उस बिहारी सतसई जो 719 दोहों वाली काव्य रचना है वो एक मुक्तक रचना है
और मुक्तक रचना के जितने भी विशेषताएं या गुण होने चाहिए बिहारी के काव्य में पूरी तरह से मिलते हैं। कहीं किसी की एक भी तत्व की कमी नहीं दिखाई पड़ती है। बिहारी के सतसई के विषय में एक दोहा फिर से कहा गया है। क्या? सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। दो पंक्तियों के दोहे हैं, 13-11 मात्राओं से निर्मित ये बिहारी के दोहे हैं, लेकिन देखने में दो पंक्ति लगते हैं, घाव बड़ा गंभीर करते हैं। अर्थात इनका अर्थ बहुत गहरा है। बताया जाता है कि बिहारी के दो पंक्तियों के दोहों को देख करके बड़े बड़े कवि भी चकित हो जाते हैं कि आखिर बिहारी ने गागर में सागर भर दिया। इसीलिए कहा भी जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया। दो पंक्तियों के दोहों में बिहारी ने इतनी बड़ी बातें कह के भर दिया कि जिसमें लोग डुबकी लगाया करते हैं और उसे में रसानुभूत किया करते हैं, अन्वेषण किया करते हैं। जितना जो खोजता है उतने उसने पा जाता है। ये बिहारी के सतसई के दोहों की विशेषता है। तो ये बिहारी लाल रीतकाल के प्रतिनिधि कवि, और इनकी सतसई में आप जान लीजिए कि श्रृंगार, भक्ति और नीति, तीन प्रकार के दोहे देखने को मिलते हैं। वैसे सर्वाधिक संख्या जो है श्रृंगार रस की है इनके दोहों में। भक्ति रस के या भक्ति संबंधी दोहों की संख्या बिहारी सतसई में केवल 70 दोहे हैं जो भक्ति संबंधी दोहे हैं वो। इसके अलावा इनके सतसई में श्रृंगार परक या श्रृंगारिक दोहे सब मिलते हैं, जिसमें नायक नायिका का संयोग वर्णन है तो कहीं विरह वर्णन है। और बिहारी के संयोग वर्णन में या विरह वर्णन में नायिका की क्या स्थिति है, नायक की क्या स्थिति है, इतना सूक्ष्म और इतनी बारीकी के साथ बिहारी ने उसमें वर्णन किया है कि पाठक पढ़ने के बाद भी उसका मन नहीं भरता है इनके दोहों को पढ़ने के बाद। जहाँ तक भाषा की बात है, बिहारी के सतसई की शुद्ध परिमार्जित प्रांजल साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया बिहारी ने। पूरे सतसई में परिष्कृत और प्रांजल साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अलंकारों के तो भरमार लगी है बिहारी के दोहों में। रूपक भी है, अनुप्रास भी है, यमक भी है, श्लेष भी है, विरोधाभास भी है, वक्रोक्ति भी है, अन्योक्ति भी है, सब अलंकार दिखाई पड़ते हैं। रस में श्रृंगार है तो शांत है तो भक्ति है, ये सब रस दिखाई पड़ते हैं बिहारी के दोहों में। शैली मुक्तक शैली है क्योंकि मुक्तक काव्य रचना है, और प्रसाद और माधुरी गुण दोनों बराबर लगातार मिलते जा रहे हैं इनके दोहों में। और लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति इनके दोहों में, कहीं लक्षणा है कहीं पे व्यंजना शब्द शक्ति है। तो बच्चों ये इनका एक संक्षिप्त परिचय रहा। और ये आप जान लीजिए कि एक ऐसे कवि के ग्रंथ के विषय में आप अध्ययन करने जा रहे हैं जो पढ़ाते समय अगर तनिक भी आपका ध्यान बटा तो शायद आप इनके दोहों का अर्थ समझने में आपको बड़ी दिक्कत होगी और दिमाग से फिसल जाएगा। दत्त चित्त होकर के दिमाग लगा करके जो मैं पढ़ाऊं जिस तरह, उसको आप एक एक शब्द पर आपको निगाह रखनी है, हर शब्द का माने क्या होता, तब बिहारी के दोहों की मजा आएगी और तब आप इनके काव्य सागर में डूब जाएंगे। और डूबने के बाद फिर वहाँ पर रसानुभूति और की चरमोत्कर्ष पर पहुँच जाएंगे आप, और तब देखेंगे कि वास्तव में बिहारी थे और इसीलिए इनको महाकवि की उपाधि से विभूषित किया गया। और इनके विषय में कहा गया कि इन्होंने गागर में सागर भर दिया, और ये बिहारी की काव्य की सबसे बड़ी विशेषता होगी। बच्चों ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय रहा। अब आप लोग इनका जीवन परिचय जो मैंने बताया इसको और अपने पुस्तक से मिला करके अपने शब्दों में जीवन परिचय लिखना है आपको। और अब इसके बाद हम चल रहे हैं इनके काव्यखंड की ओर, जो आपके पाठ्य पुस्तक में भक्ति के रूप में पिरोया गया है, उसको हम उठाने जा रहे हैं। और तब तक आप इसकी तैयारी कीजिए, अगला वीडियो लेकर के हम आपके पास आ रहे हैं।